आज हम प्रादेशिक भूगोल जो हमारी पुस्तक है उसी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने विश्व के उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों, ये आप जो सजेशन बॉक्स है उसमें आप देख सकते हैं जाके, तो विश्व के उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों के बारे में चर्चा की थी। और आज हम विश्व के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की बात कर रहे हैं, यानी कि इसे हम प्रेरीज तुल्य घास के मैदान और कहीं कहीं स्टेपीज तुल्य घास के मैदान भी लिखा आता है। क्योंकि जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, ये मुख्य रूप से जो अमेरिका का प्रेरीज है वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, ये विकसित क्षेत्र है। तो इसी कारण जो है इसी आधार पे इसको संपूर्ण विश्व में जहाँ जहाँ ऐसी परिस्थितियाँ मिलती है, अनुकूल दशाएं मिलती है जिसे घास उग जाती है और शीतोष्ण कटिबंध में है, तो उसको हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास या प्रेरीज तुल्य घास कहेंगे। अब बात करते हैं कि ये शीतोष्ण कटिबंध क्या है। ये हमारे पूरे पृथ्वी का प्रतिरूप है जिसके अंदर बीच में भूमध्य रेखा है और दोनों तरफ कर्क और मकर रेखा दिखाई दे रही है आपको, 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री। अब ये कर्क रेखा से ध्रुवों की ओर निकलते हैं तो 23.5 डिग्री से ऊपर की तरफ एक उपध्रुवीय रेखा भी आती है 66.5 डिग्री। ऐसे ही 23.5 से 1/2 डिग्री अक्षांश दक्षिणी अक्षांश से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलते हैं तो बीच में 66.5 डिग्री पर एक रेखा आती है उपध्रुवीय, यानी दक्षिणी ध्रुव उपध्रुवीय रेखा। तो अब अपने शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र कौन सा है, तो ये 23.5 से 66.5 तक। और अब इस क्षेत्र के अंदर घास जो है वो उग जाती है। इस क्षेत्र के अंदर यानी दक्षिणी और उत्तरी, हालांकि उत्तरी गोलार्ध के अंदर महाद्वीपीय क्षेत्र अधिक है और ये दक्षिणी गोलार्ध के अंदर महाद्वीपीय क्षेत्र की कमी के कारण यानी संकीर्णता कुछ क्षेत्र है तो भी वो क्या है, किनारे से यानी दोनों तरफ से नज़दीक नज़दीक है। यानी कि दक्षिणी अमेरिका देख लो, अफ्रीका का दक्षिणी भाग देख लो और ऑस्ट्रेलिया वैसे थोड़ा विस्तार वाला। अक्षांशों का विस्तार तो काफ़ी है दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध के अंदर 23.5 से 66, लेकिन इन मध्य अक्षांशियों के अक्षांश क्षेत्र के अंदर भी ये 45 से 60 डिग्री जो इसका क्षेत्र है, अक्षांशीय क्षेत्र है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, वहाँ पर ये घास के क्षेत्र पाए जाते हैं। यानी शीतोष्ण कटिबंध में स्थित होने के कारण इन घास के प्रदेशों को शीतोष्ण कटिबंधीय घास के प्रदेश कहते हैं। अब देखिए इसमें महाद्वीपों के मध्य में मिलते हैं तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है कि जलवायु महाद्वीपीय पाई जाती है। यानी महासागर में क्या होता है, महासागरीय जलवायु होती है और एक महाद्वीपीय जलवायु होती है जो महाद्वीपों के बीच में स्थान होता है वहाँ पाई जाती है। अगर ये क्षेत्र महासागरों के पास होते तो वहाँ पर क्या होता, महासागर की नमी जो है इस क्षेत्र में पहुँचती या वहाँ का जो जल है वो अत्यधिक देरी से गर्म होता है, अत्यधिक देरी से ठंडा होता है, जिसके कारण उन क्षेत्रों में सम जलवायु पाई जाती है, यानी कि न तो ज़्यादा गर्म और न ज़्यादा ठंडी। लेकिन ये महाद्वीपों के मध्य में मिलते हैं, इसके कारण महाद्वीपों के मध्य के अंदर शीतकाल अत्यधिक ठंडा और ग्रीष्मकाल अत्यधिक गर्म हो जाता है। दिन का समय भी क्या है, गर्म हो जाता है, रात्रि के अंदर ठंडा मिलता है। यानी कि विषम तापमान जब मिलता है तो उसे हम महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं, वो यहाँ पाई जाती है। अब ये क्षेत्र विश्व में कहाँ कहाँ मिलते हैं तो बात करते हैं सबसे पहले जिसके नाम पे पड़ा है प्रेरीज घास के मैदान। ये प्रेरीज घास का मैदान जो है वो उत्तरी अमेरिका के अंदर, ये जो आपके सामने उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के अंदर ये जो रॉकीज पर्वत है, रॉकीज पर्वत के पर्वतपदीय क्षेत्र में यानी उस तरफ वाले ढाल के पास पाई जाती है। यहाँ पर एक मैदान है, विशाल मैदान है जो कनाडा, यूएसए और मेक्सिको तक फैला हुआ है। इस मैदान का संपूर्ण भाग प्रेरीज घास का क्षेत्र नहीं है, लेकिन इसका जो कनाडा और यूएसए के अंदर फैला हुआ मध्यवर्ती क्षेत्र क्या है, ये प्रेरीज घास क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंदर जो घास है वो काफ़ी लंबी हो जाती है क्योंकि अनुकूल दशाएं हैं, यहाँ पर पेडाल्फर चरणोजम मिट्टी मिलती है
दोनों प्रकार की ही मिट्टियाँ मिलती हैं। चलो आगे बात करेंगे। प्रेरिज घास के मैदान के बाद में है अपना एशिया और जो यूरोप, जिसे संयुक्त रूप से अपने यूरेशिया नाम से जानते हैं। तो ये जो यूरेशिया है, इसका मध्यवर्ती क्षेत्र, यूरेशिया का क्षेत्र जो है वो इस घास के क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र के अंदर यहाँ इधर से शुरू करें तो काला सागर के उत्तरी भाग से लेकर फिर देखो वोल्गा नदी, फिर उसके बाद यूराल पर्वत के दक्षिण से होता हुआ, यानी कि साइबेरिया के फिर उत्तर की तरफ होता हुआ मंचूरिया तक ये पहुंच जाता है। हमारी इस बुक्स के अंदर तो लिखा है कैस्पियन सागर के उत्तर से लेकर कजाकिस्तान, तजाकिस्तान तक पहुंच जाता है, लेकिन इसका वास्तविक विस्तार जो है वो चीन के उत्तरी क्षेत्र में है, मंचूरिया, वहां तक फैला हुआ है। यानी कि इस तरफ देखें तो काला सागर तक फैला हुआ है, काला सागर से लेकर चीन तक इसका विस्तार है। कहीं पर ये अत्यधिक विस्तार वाला है तो कहीं बीच में कम विस्तार वाला है। अब यहाँ पर छोटी घास मिलती है, जैसे प्रेरीज में मिलती थी, उससे कुछ छोटी घास यहाँ पर मिलती है। चलो बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध के अंदर चलते हैं। यही जो 45 से 60 डिग्री अक्षांश में नाम है दक्षिणी अमेरिका का देश है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो देश है उसके मध्य में और ऊपर की तरफ पेरू में और कुछ थोड़ा बहुत ये ब्राज़ील के दक्षिणी भागों में भी घास मिलती है। यहाँ पर इसे पंपास नाम से जाना जाता है। इसके बाद में बात करें तो अफ्रीका का दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर इसे वेल्ड घास के नाम से जाना जाता है, वेल्ड। ऐसे ही इसी अक्षांश में आगे बढ़ें तो ऑस्ट्रेलिया का जो मर्रे डार्लिंग नदी घाटी का जो बेसिन का क्षेत्र है, वहाँ पर भी ये घास मिलती है। नाम है डाउन्स। क्या नाम है? डाउन्स। उसके बाद में उससे उस तरफ न्यूजीलैंड के अंदर ये कैंटरबरी के नाम से घास मिलती है, थोड़ी बहुत मात्रा में। एक ऐसा ही छोटा सा क्षेत्र अगर बात करें तो यूरोप का देश हंगरी। हंगरी में एक जो पुस्टाज के नाम से घास क्षेत्र मिलता है, उसको भी शीतोष्ण घास का मैदान कहते हैं। अब ये तो हो गया इसका क्षेत्रीय विस्तार। अगर अब यहाँ की जो धरातलीय स्वरूप की बात करें, जैसे मैंने बताया था ना इससे पहले की वीडियो में कि इन टॉपिक पे चर्चा करेंगे, तो अब देखते हैं अपने कि स्थिति विस्तार के बाद में कौन सा धरातलीय स्वरूप। अब धरातलीय स्वरूप के रूप अंदर यहाँ पर क्या है? पर्वत, पठार, पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, कुछ गोलाकार जो पहाड़ियाँ टाइप ऊपर उठा हुआ गुंबदाकार आकृतियाँ मिल जाती है, पठार मिलता है और मैदानी क्षेत्र है, कुछ बेसिन मिलते हैं। तो यहाँ उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियाँ भी काफ़ी मिलती हैं। कुछ क्षेत्रों में अगर उत्तरी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर हिमानियों ने यहाँ पर खरोंच डाल दी है। इस क्षेत्र में नदियों ने भी अवनलिका प्रदन द्वारा यहाँ पर काफ़ी भूमिका चरण किया है। तो ये इसका उबड़ खाबड़ क्षेत्र है। कहीं पर समतल भी मिलता है, जैसे अपना यूरेशिया का क्षेत्र जो है वहाँ पर काफ़ी समतल क्षेत्र मिल ही जाता है। अब बात करें धरातलीय स्वरूप के बाद में जलवायु। जलवायु के अंदर अपने देखेंगे तापमान, वर्षा और कुछ पवनें। अब तापमान की बात करें तो यहाँ शीत ऋतु के अंदर तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, कहीं कहीं पर तो माइनस में भी, यानी हिमांक तक पहुंच जाता है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस तक मिल जाता है, यानी कि मैं समग्र प्रेरीज, स्टेपीज, वेल्ड वगैरह सभी घास के मैदानों की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर भिन्नता मिल जाती है, कहीं पर थोड़ा कम, कहीं पर ज़्यादा, अलग अलग क्षेत्रों में है, थोड़ा बहुत तापमान में थोड़ा अंतर आ ही जाता है। तो कहीं पर लिखा आता है कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान, कहीं पर लिखा आता है -20, 30, 40 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो हिमांक से तो नीचे मान लें अपने। अब ग्रीष्म ऋतु में तापमान 20 डिग्री या 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अब यहाँ पर शीत ऋतु का महीना कौन सा है? तो जनवरी का महीना है। ग्रीष्म ऋतु का महीना कौन सा है? तो जुलाई है। यहाँ पर शीत ऋतु के अंदर काफ़ी तीव्र गति से पवनें चलती है, जो कि ध्रुवों की ओर से आती है, तो बर्फीली होती है। कई बार तो ये धरातल की बर्फ को भी उड़ा कर ले जाती है, इतनी तीव्र होती है। अब पवन की बात करें, एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण पवन है चिनूक। जैसे रॉकीज पर्वत को, उत्तरी अमेरिका के अंदर रॉकीज पर्वतमाला को पार करके एक पवन आती है, जो यहाँ पर गर्म पवन
के नाम से जानी जाती है। तो चिनूक, क्या नाम है इसका? चिनूक। वही क्षेत्र में बर्फ को हटा देती है, घास के स्थल वापस विकसित हो जाते हैं। तो शीत ऋतु के अंदर यहाँ पर तापमान कम, ग्रीष्म ऋतु में अधिक। अब बात करें वर्षा की। वर्षा यहाँ पर ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है। क्या है? अर्ध शुष्क क्षेत्र है। यहाँ पर 25 सेमी से 50 सेमी के करीब वर्षा मिल ही जाती है, लेकिन इसका औसत देखें तो कहीं कहीं पर 45 सेमी, तो कहीं कहीं पर 75 सेमी के करीब मिलता है। अब जो वर्षा है वो इसकी वनस्पति को निर्धारित करती है। तो अपनी बात करते हैं अब नेक्स्ट, वनस्पति। वनस्पति के रूप में यहाँ पर जो वैसे शीतकाल में भी थोड़ी बहुत वर्षा कहीं कहीं हो जाती है। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से वर्षा की कमी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या मिलती है? तो वो घास मिलती है। अगर वर्षा और कम होती तो यहाँ पर मरुस्थल बन जाते, सोचो। लेकिन वर्षा अधिक होती तो यहाँ पर वन क्षेत्र बन जाते। लेकिन वर्षा क्या है? अर्ध शुष्क यानी कि मध्यम प्रकार की है, जिसके कारण यहाँ पर न तो बड़े वृक्ष है न ही मरुस्थल है, बीच का है। क्या? ये घास क्षेत्र। अब इस घास क्षेत्र में भी भिन्नता मिलती है। कहीं कहीं पर तो जैसे प्रेरिज की घास 3 मीटर ऊंची मिलती है। अब 3 मीटर ऊंची कितनी होती है कि जैसे मेरी हाइट लगभग, ठीक है, उससे भी 1.5 गुना ज़्यादा। तो यहाँ पर जो 3 मीटर के करीब प्रेरिज के अंदर घास मिलती है, मुलायम घास होती है। किसकी अपेक्षा? सवाना के उष्ण घास की अपेक्षा ये क्या होती है? मुलायम होती है, उसकी अपेक्षा थोड़ी छोटी होती है। यहाँ पर घास का भी जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मिलती है। जैसे छोटी घास यानी शॉर्ट घास जो है वो यूएसए के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जून घास है, और अपने अगर बात करें बफेलो घास मिल जाती है प्रेरिज के अंदर, काफ़ी ऊंची घास है तो बफेलो कह देते हैं इसको अपने। ऐसे ही यहाँ पर ब्लू घास भी मिल जाती है। तो ये वनस्पति के रूप में है। कहीं कहीं पर यहाँ पर शुष्क झाड़ियाँ टाइप भी, जो अंतिम क्षेत्र है इनका, वहाँ पर झाड़ियाँ वगैरह मिल जाती है। यहाँ पर कुछ वृक्ष दूर दराज के क्षेत्र में मिल जाते हैं। वैसे यहाँ वृक्ष जो है वो प्राय वृक्ष विहीन क्षेत्र है ये। अब बात करते हैं कि जो वनस्पति के बाद में इस यहाँ पर जंगल में क्या रहेगा? जीव जंतु। अगर जीव जंतुओं की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि घोड़े, गाय, भैंस, बकरी, गधे, और इसके अलावा लोमड़ी, खरगोश, हिरन, और तो टिड्डियाँ जो आजकल हमारे इस भारत में काफ़ी मशहूर है, वो भी वहाँ पर वहाँ की स्थानीय है, ठीक है। तो उस क्षेत्र में इस प्रकार के जीव जो मिल जाते हैं, जो मतलब वहाँ पर थोड़ा बहुत शिकार का कार्य चलता रहता है, और वहाँ के जो निवासी हैं वो इन्हीं पशुओं वगैरह से अपना रोजगार जो है वो चलाते हैं, पशुचारण वगैरह करते हैं। अब बात करते हैं अपने कि यहाँ की जो मिट्टियों की, वनस्पति का इफेक्ट मिट्टी भी पड़ता है, यानी कि वहाँ की जो मिट्टी है वो वनस्पति को और वनस्पति मृदा को, यानी मृदा का निर्माण करती है। तो मिट्टियों की बात करें तो इस क्षेत्र के अंदर जैसे कि जो प्रेरीज प्रदेश था उसमें पेडाल्फर मृदा मिलती है, और उसका जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे चरणोजम मिट्टी मिलती है। वैसे देखें तो शीतोष्ण जो घास के मैदान हैं उनमें चरणोजम मिट्टी का ही विस्तार मिलता है। अब मैंने बात करी थी पेडाल्फर की। पेडाल्फर मिट्टी जो है ये प्रेरीज के कुछ भागों में मिलती है। इस मिट्टी की जो है उपजाऊ क्षमता थोड़ी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जल धारण करने की क्षमता अधिक रहती है, तो नमी अधिक रहती है, तो यहाँ पर घास सरलता से उग जाती है, जिसके कारण यहाँ पर लोग आजकल कृषि भी अच्छी तरह से करने लगे हैं। तो मृदा के अंदर यहाँ पर पेडाल्फर की बात करें तो उसमें लोहा और एल्यूमिनियम ज़्यादा मिलता है। चरणोजम मिट्टी जो है उसमें चूना मिलता है, लेकिन फिर भी अगर सिंचाई हम इसमें कर पाएँ तो ये मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ के खनिज वगैरह की। तो खनिजों के अंदर देखें तो इस क्षेत्र में खनिज जो हैं मुख्य रूप से जैसे कि तेल वगैरह यानी कि पेट्रोलियम कुछ क्षेत्रों में मिल जाता है, कुछ क्षेत्रों में गैस वगैरह, जैसे साइबेरिया का क्षेत्र है, गैस वगैरह मिल जाती है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर पोटेशियम और देखें जैसे कि जिप्सम के साथ में ही अगर फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस मिल जाता है।
तो ये खनिज जो है यहाँ पर मिल जाता है। वैसे अभी खनिजों की ज़्यादा खोज यहाँ नहीं हो पाई है, भंडारों का भी हमें पता नहीं है। अब खनिजों के बाद में बात करें उद्योगों की। उद्योग देखो यहाँ पर लोगों के व्यवसाय वगैरह जो है वो इस पे निर्भर करेगा, ठीक है। अगर अपने चलो व्यवसाय की बात करते हैं थोड़ी, कि लोग पहले व्यवसाय की बात कर लेते हैं पहले, कि लोग जो है वो यहाँ पर पशुचारण का व्यवसाय करते हैं, क्योंकि घास है और घास क्षेत्रों में पशु ही पाले जाएंगे। तो जंगल तो है नहीं कि भी वहाँ पर और कृषि का ये वन वगैरह काटने का काम हो जाए या शिकार का अधिक काम हो जाए, नहीं। वहाँ पर जो घास क्षेत्र है उसकी वजह से यहाँ पर पशुचारण का काम अधिक होता है। अब पशुचारण होगा तो इस क्षेत्र के अंदर दूध व्यवसाय पनपेगा, मांस व्यवसाय पनपेगा। अब बात करते हैं अपने उद्योगों की। पशुचारण के आधार पर तो यहाँ पर क्या पनपेगा, दूध और पनीर, मक्खन और मांस व्यवसाय पनपेगा। साथ में ही कुछ चमड़ा उद्योग भी यहाँ विकसित हो रहे हैं, जैसे कि उनसे शूज बनते हैं और बेल्ट बनते हैं, कोट बनता है, कैप या टोपी बन जाती है। तो ये चमड़े के उद्योग जो है यहाँ पर पनपने लगे हैं। इसी के साथ में खनिजों की बात करें, खनिजों के आधार पर यहाँ पर कौन से उद्योग लगते हैं, तो यहाँ पर जो रासायनिक खाद है उसके उद्योग लग गए, क्योंकि यहाँ पर जिप्सम, फास्फोरस, जो पोटेशियम वगैरह वो यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर रासायनिक खाद का जो है उद्योग लग चुका है। इन क्षेत्रों में यंत्रिक, कुछ क्षेत्रों में कृषि की जाने लगी है, इसलिए यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग भी स्थापित हो रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में कोयले के भंडार मिले हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग वगैरह चलने लगे हैं, एनर्जी रिसोर्स मिल गया इसलिए। अब बात करें कि यहाँ पर जो जनसंख्या है वो किस प्रकार से कितनी कितनी रहती है। अब इसमें देखिए आप, जो अपना उत्तरी अमेरिका के अंदर प्रेरीज घास का मैदान है, उसमें जनसंख्या का घनत्व 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मिलता है। और ये भी जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी। उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा, यानी कि जो जनसंख्या है वो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में अधिक निवास करती है। और इसके अलावा अगर यूरेशिया की बात करें तो यूरेशिया के क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या जो है वो 10 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करती है, यानी कि इसकी अपेक्षा ज़्यादा। अब ये जो जनसंख्या है, इनका जो काम क्या है, पशुचारण है, ये घुमक्कड़ लोग हैं। मैं ज़्यादातर जितना भी उदाहरण दे रहा हूँ ये प्रेरीज और स्टेपीज का ही दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्धों में ना तो इसकी जैसी परिस्थितियाँ, बिल्कुल अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती है, और न ही यहाँ पर जो घास के विस्तृत क्षेत्र पाए जाते हैं। इन छोटे क्षेत्रों की अपेक्षा हम मुख्य उदाहरण ये निकालेंगे किनका, प्रेरीज और स्टेपीज का ही। तो यहाँ के लोग पशुचारण करते हैं, और पशुचारण के साथ साथ में यहाँ पर जो घुमक्कड़ जीवन जीते हैं, तो ये इनका लोगों का वो जो कठोर, जो परिश्रमी लोग हैं ये एक तरह से, और ये लोग बड़े ही बहादुर होते हैं और बड़े क्रूर होते हैं। अब इन व्यक्तियों के स्वभाव के अंदर ये देखें तो ये आक्रमणकारी भी हो जाते हैं। कैसे? कि ये जो स्थायी किसान, जो कहीं कहीं पर स्थायी कृषि की जाती है, वहाँ के किसानों पर भी या उन समुदाय के लोगों पर भी ये लोग क्या करते हैं, आक्रमण कर देते हैं, और वहाँ से लोग लूट वगैरह ये कर लेते हैं। आजकल तो वैसे जो यूरेशिया का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो सोवियत संघ का अधिकार हुआ है, तब से ये लोग थोड़े से क्या है कि भी सभ्य रूप में रहने लगे हैं। और यहाँ जो अधिकतर लोग जो हैं वो साइबेरियन रेल मार्ग के किनारे रहने लगे हैं, और रेल मार्ग के पास रहने लगे हैं, ताकि परिवहन की सुविधा यहाँ पर हो सके। अधिकतर लोग अभी भी वैसे पशुचारण ही कर रहे हैं। इससे अगला पॉइंट देखें तो यहाँ के लोग जो हैं वो कृषि करते हैं। अब कृषि की बात करें तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर मुख्य रूप से प्रेरीज का क्षेत्र जो है, यहाँ पर तो गेहूं का अत्यधिक उत्पादन होता है। लोगों ने, ये जो यूरोपीय लोग वहाँ अमेरिका गए थे, इन्होंने उस क्षेत्र को घास विहीन करके, यानी घास को वहाँ से साफ करके वहाँ पर गेहूं का उत्पादन कर लिया है। और गेहूं के साथ में ही यहाँ पर जो जई और कुछ क्षेत्रों में जो है कपास और मक्का की खेती भी होने लगी है। तो ये प्रेरित क्षेत्र जो है वो जो भविष्य के भंडार के नाम से जाने जाने लगे हैं, क्योंकि गेहूं का तो इतना ज़्यादा विकास यहाँ प्रेरिज में हुआ है कि कनाडा और यूएसए जो है वो वर्तमान में गेहूं के अत्यधिक
उत्पादन करने वाले केंद्र बन चुके हैं। यहाँ पर व्यापारिक यानी कि यहाँ पर जो वैज्ञानिक रूप से जो है वो कृषि कार्य होता है। बड़े बड़े फार्मों में पशु भी पाले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कृषि कार्य भी विस्तृत ढंग से होता है, वैज्ञानिक ढंग से होता है। बड़े बड़े कृषि फार्म होते हैं और पूरा का पूरा कार्य बुआई, जैसे फसलों यानी भूमि को जोतना, उसमें बुआई का कार्य है, कटाई का कार्य है, फसलों को अलग करना यानी उस कचरे में से अलग करना और उस चारे को फैक्ट्रियों तक पहुंचाना और फसलों को अत्यधिक यानी अन्य अन्य क्षेत्रों तक पहुंचाना, सब कार्य जो है वो यंत्रीकरण से ही हो रहा है। इन क्षेत्रों में वो जो पशुपालन वाला क्षेत्र है, वहाँ पर जो लोग हैं जो उन पशुचारण का काम करते हैं उन्हें काऊ बॉय कहते हैं। अपने यहाँ ग्वाला जिसे कहते हैं, वहाँ पर क्या कहते हैं, काऊ बॉय। तो ये जो काऊ बॉय है, इन जो घोड़ों का आजकल क्या हो गया, यहाँ घोड़ों की संख्या कम हो रही है क्योंकि घोड़ों को पाला नहीं जाता, बस गाय वगैरह और इनको पाला जाता है, जिनको सुरक्षा या एक जगह इकट्ठा करने के लिए वहाँ पर काऊ बॉय जो हैं वो घोड़े पे सवार रहते हैं। और इसके बाद में बात करें तो यहाँ की संभावनाओं की, कि भविष्य में यहाँ का क्या जो परिस्थितियाँ हैं वो बदल सकती हैं। तो वैसे तो यहाँ पर प्रकृति ने कुछ सीमाएं लगा रखी हैं कि इससे ज़्यादा इनका विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है विस्तृत क्षेत्र के अंदर अर्धशुष्क दशाएं पाई जाती हैं। इस घास वाले क्षेत्रों में कोई परिस्थितियाँ नहीं हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर जो नदियाँ वगैरह है, तो उन नदियों से जो है सिंचाई के माध्यम से इन क्षेत्रों के अंदर जो है हम कृषि वगैरह जो भविष्य के अंदर यहाँ पे कृषि कार्य पनप सकता है। इसीलिए हम इसे भविष्य का भंडार कहते हैं। और अगर कुछ क्षेत्र की अंदर बात करें तो यहाँ खनिजों की जैसे जैसे हम इसमें खोज करेंगे, वैसे वैसे खनिज क्षेत्रों के अंदर भी लोग जो है वो अर्थव्यवस्था जो है खनिज पे निर्भर हो जाएगी और यहाँ के लोग जो है वो सभ्य हो जाएंगे।